दोस्तों बिहार एसएससी के लिए आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिए हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर के जो है आप 2 प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न को हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 को मेजबानी किस देश ने किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 को मेजबानी किस देश ने किया है। देखो ये न्यूजीलैंड ने किया है। किसने किया है? न्यूजीलैंड ने जो है किया है। ऑप्शन नंबर बी जो ही बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूजीलैंड। ठीक है, और आपको साथ साथ जो है आंसर भी करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये कब हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुआ है, यानी कि WTO। ठीक है, WTO बताइए इसकी स्थापना जो है कब हुआ है। देखो इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को कब हुआ है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और इसकी मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और इसमें जो है टोटल 164 सदस्य देश जो कि शामिल है। कितना? 164 जो कि सदस्य देश जो है इसमें शामिल है। और 164वां स्थान जो है ये अफगानिस्तान का आता है। ठीक है, 164 नंबर में कौन सा देश आता है? ये अफगानिस्तान आता है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने से आप मापा जाता है, यानी कि रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, यानी कि रिएक्टर पैमाने से जो हम लोग क्या मापते हैं। देखो रिएक्टर पैमाने से हम लोग जो है क्या मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को जो हम लोग किसके मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जो कि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है। देखो विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष 1 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। प्रति वर्ष जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन प्रति वर्ष 18 मई को। ठीक है, ये 18 मई जो होता है, एक 18 मई, इसको भी याद रखना है आपको। 18 मई को जो है 18 मई को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में। ठीक है, और ये क्या कहते हैं उसके बाद जो है ये 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ठीक है, 17 सितंबर को जो है ये क्या है? नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है मनाने जाना जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए, और ये 10 दिसंबर की थोड़ा हम बात कर ले तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस जो ये मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस जो ये कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। और 8 मार्च को जो है ये 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइटिंगल क्या है? नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। देखो नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू को जो है हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और ये लता मंगेशकर जो है 2001 में। ठीक है, 2001 में लता मंगेशकर जो है 2001 में भारत रत्न प्रदान किया था। ठीक है, भारत रत्न, तो इसे भी याद रखना है। और ये मदर टेरेसा जो है निर्मल हृदय यानी कि सोसाइटी के संस्थापक थी। और मदर टेरेसा को 1979 में, ठीक है, 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में, ठीक है, 1980 में जो है इसको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है मदर टेरेसा को, इसे भी याद रखना है।
और ये पीटी उषा की थोड़ा हम बात कर ले तो पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल नाम दिया गया। ठीक है, भारत का गोल्डन गर्ल का नाम से किसे जाना जाता है? ये पीटी उषा को ही जाना जाता है। तो इसको भी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व बिशप क्या बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप जो होता है ये किस खेल से संबंधित होता है? बिशप बिशप जो है ये किससे संबंधित है? देखो बिशप जो होता है ये शतरंज से संबंधित होता है। शतरंज की शुरुआत जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये अपना भारत में हुआ है। शतरंज की शुरुआत जो है ये कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है शतरंज की शुरुआत। चलिए शतरंज की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? ये भारत में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? किन शब्दों में जो इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं? देखो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार की क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न कि देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो ये कहाँ खोला गया? देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर जो है खोला गया था? बताइए। पहला देश का, देखो ये अपना पटना में जो ये खोला गया था। ठीक है, पटना में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो ये कहाँ खोला गया है? ये पटना में जो है खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। चलिए तो अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है ये कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय की बात कर रहा है। देखो भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न जो कि दिया गया था। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्ण के साथ साथ 1954 में जो है 1954 ईस्वी में, ठीक है 1954 ईस्वी में डॉक्टर चंद्रशेखर को भी जो भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कि भारत में मुद्रास्फीति को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? भारत में देखो ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है ये मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को जो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है ये मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई है? माप तौल की व्यवस्था जो ये किसके शासन काल में जो चालू हो गया है? माप तौल की व्यवस्था देखो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से ही जो चालू हो गया है। माप तौल की व्यवस्था जो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लागू किया है। और अलाउद्दीन खिलजी को अर्थव्यवस्था सुल्तान अर्थशास्त्री सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है अर्थशास्त्री सुल्तान कहा जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया है। ठीक है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया है? लागू किया है। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उत्तर भारत में राजपूतों पर एवं दक्षिण भारत में सफलता पाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। इसे भी आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, सौरमंडल का प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो ये कौन सा होता है? जो कि बहुत हलवा प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की हम बात कर ले तो ये बृहस्पति ग्रह होता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह क्या होता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सबसे छोटा ग्रह जो होता है, सबसे छोटा ग्रह ये बुध होता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह जो कौन सा होता है? ये बुध ग्रह जो कि क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह जो ये बृहस्पति होता है।
और ये बुध बुध और शुक्र, ये दो ग्रह जो होता है बुध और शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, इसे भी याद रखना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है, पृथ्वी का चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह होता है चंद्रमा। और मंगल को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है तथा इसके दो उपग्रह होते हैं, जैसे कि फोबोस हो गया, एक डीमोस हो गया, ठीक है, फोबोस एक डीमोस, दोनों को याद रखना है मंगल का। और मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक कैसी अर्थव्यवस्था है। देखो ये विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को जो है ये संभाला है, बताइए। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये क्या कहते हैं पदभार को जो ये संभाला है, पदभार को जो है ये संभाला है, किसने संभाला है। देखो ये गुलजारी लाल नंदा, क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। और ये जो है कई पुस्तक भी लिखा है गुलजारी लाल नंदा, जो ये बहुत तरह का पुस्तक भी लिखा है, इस पुस्तक का, इसका पुस्तक को भी जो है नाम आपको याद रखना है। जैसे में हम बता दें आपको कि इसका पुस्तक सम एस्पेक्टस, ठीक है, सम एस्पेक्टस हो गया ऑफ खादी, सम एस्पेक्टस ऑफ खादी एक पुस्तक हो गया। उसके बाद अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान, यही इसी का पुस्तक है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो ये किससे है। देखो इसका संबंध की हम बात कर ले तो यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। और संविधान संशोधन 3 प्रकार से होती है, ये जो है 3 प्रकार से होती है, ठीक है। एक तो साधारण बहुमत से होती है, एक होती है साधारण बहुमत से, और दूसरा होता है कि 2/3 बहुमत से, तथा तीसरा जो होता है 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ, यानी कि आधे राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन से होता है, ठीक है। चलिए और थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पर बात कर ले आपके सामने वित्त आयोग के बारे में। देखो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280, ठीक है, इसका गठन जो है 280 के तहत किया जाता है, ठीक है, कि जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों का सुझाव देता है, ये 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन। चलिए उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पद का जो है संभालता है, राष्ट्रपति का पद जो है ये संभालता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तता की स्थिति में कौन जो है राष्ट्रपति का पद जो ये संभालता है, कहने का मतलब यहाँ है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो है खाली हो जाए तो उस समय जो है इसका पद कौन संभाल सकता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो है खाली हो तो उस समय इसका पद जो है कौन संभालेगा। देखो उस समय इसका पद जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालेगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो ये कब जो है स्वीकार किया गया है। प्रश्न जो है यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, कब होगा, ठीक है, कब भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये कब स्वीकार किया गया है, बताइए कब जो है ये स्वीकार किया गया है। देखो ये 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो ये 22 जुलाई 1947 को जो है ये स्वीकार किया गया। और मेडम कामा ने अगस्त 1907 में, ठीक है, अगस्त 1907 में मेडम कामा ने 1907 ईस्वी में
ठीक है। विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैडम कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा जो है ये ध्वज स्टुटगार्ट में जो कि ये फहराया था। देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए हम बता दिए। चलिए देखो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको स्टुटगार्ट के नाम से जो ऑप्शन दिया जाएगा वहां पे, ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टुटगार्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। सत्यमेव जयते जो है ये किस रूप में जो है प्रचलित है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है यह किस रूप में जो है प्रचलित है। देखो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। ठीक है, यहां पर जो एक भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर जो कि ये अंकित होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का है ये नहीं है। और अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती है। ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है ये कब हुआ है भारत में। देखो भारत में टेलीविजन की शुरुआत ये 1959 ईस्वी में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में टेलीविजन का शुरुआत जो ये 1959 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। टेलीविजन की शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुआ है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था। बिहार में, अपना बिहार में। देखो यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा वही कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन जो है कहां पर स्थापित किया गया है। ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। कहां पर? ये मुजफ्फरपुर में। कब किया गया है? 1978 ईस्वी में किया गया है। इसको भी याद रखना है। मुजफ्फरपुर में जो है बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन जो कि 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था, रेडियो स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या जो है ये क्या है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या के बारे में बता रहा है आपको। देखो इसका आर्थिक समस्या जो होता है गरीबी और बेरोजगारी। क्या है? गरीबी और बेरोजगारी है भारत की मुख्य आर्थिक समस्या जो ये गरीबी और क्या कहते हैं? बेरोजगारी है। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 21.9%, ठीक है, 9% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन स्थापन कर रहा है। कितना? 21.9% आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना। और बेरोजगार हुआ है जो कार्य करने की क्षमता रखता हो और कार्य करने की इच्छा रखता हो लेकिन योग्यता के अनुसार कोई कार्य ही नहीं मिलता, उसी को हम लोग कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है ये कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक जो है ये कौन है। इसका लेखक जो है ये कौन है। देखो इसका लेखक जो है ये अब्दुल कलाम आजाद। कौन हो जाएगा? अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो ये कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी। यंग टीसी कांग। ऑप्शन नंबर सी, यंग टीसी कांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यंग टीसी कांग नदी तिब्बत का पठार से निकलकर कहां पर निकलती है? ये चीन सागर में मिलती है। यह जो है कहां से निकलती है? तो यह जो तिब्बत की पठार से निकलती है और चीन के सागर में मिलती है। और इस नदी की लंबाई जो है 5,797 किलोमीटर। 5,797 ठीक है, 797 किलोमीटर है इसकी लंबाई। समझ सकते हैं कितना? 5,797 किलोमीटर।
ठीक है। और ये यंगटिस्कांग चीन का सबसे बड़ी नदी है। ये जो है ना चीन की जो है ना सबसे बड़ी नदी है, चीन की है। समझ सकते हैं कहाँ का है, चीन का, याद रखना है। सबसे चीन की सबसे बड़ी नदी यांगटिसिकांग, ठीक है, चीन की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो ये नील नदी होती है, जिसकी लंबाई जो कितनी होती है नील नदी की, तो नील नदी की लंबाई जो है 6,690 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है नील नदी की। और ये अमेजन नदी की प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक होती है, ठीक है, अमेजन नदी की प्रभाव क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक होती है। और गंगा भारत में, ये गंगा जो है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, कितना, 2525 किलोमीटर गंगा की है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ठंडी जल धारा है, ऐसी कौन सी है जो कि ठंडी जल धारा है। ठंडी जल धारा जो ये कौन सी है, ये लेब्रोडोर, क्या हो जाएगा, लेब्रोडोर क्या है, सबसे क्या मतलब ठंडी जल धारा है। और ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा होती है, इसकी लेब्रोडोर, ठीक है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है ये कौन थी। देखो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है। दोनों में जो कितने अक्षांश का जो यहाँ पर अंतर है, दोनों में बता रहा है, दोनों में कितने अक्षांश का अंतर है। ये देखो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों में जो है 2 डिग्री अक्षांश का क्या है, अंतर है, मात्र 2 डिग्री का। चलिए अगला प्रश्न कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। लक्षद्वीप समूह में जो कौन सा द्वीप है जो कि शामिल नहीं है। देखो ये मरकत द्वीप जो ये शामिल नहीं होता है, मरकत द्वीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरकत द्वीप। देखो मरकत द्वीप अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो है ये प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रभाषा के रूप में। देखो ये बेलगांव 1924, क्या हो जाएगा, बेलगांव 1924 के तहत, ठीक है। और गांधी जी, ठीक है, गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ठीक है, गांधी जी का। और कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 में, ठीक है, 1920 में संशोधन किया, ठीक है, 1920 में। चलिए और कांग्रेस की सदस्यता 25 पैसे देकर कोई भी बन सकता है, यह 1920 में लागू किया गया, ठीक है। इसे जो है 1920 ईस्वी में लागू किया गया है। इसमें जो है ना आप 25 पैसा देकर के जो है इसमें आप शामिल हो सकते हैं। चलिए 25 पैसा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए फटाफट। देखो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में 305 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा गया था। 305 ईसा पूर्व दोनों के बीच जो कि बहुत अच्छा युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद, ठीक है, सिकंदर, देखो ये सेल्यूकस जो सिकंदर का राजदूत था, नहीं कि उसका जो है सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज्य पर अधिकार कर लिया और भारत पर स्वाभाविक अपना राज्य मानता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को भी पराजित किया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, ठीक है। और ये सिकंदर ने जो है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया है, पोरस को। लेकिन रियल में लेकिन पोरस को पराजित नहीं किया गया है, पोरस ने ही जो है
पोरस ने ही जो है सिकंदर को पराजित किया था, लेकिन इतिहास मानता है, इतिहास जो ये मानता है कि सिकंदर ने ही जो पोरस को पराजित किया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पोरस ने ही जो सिकंदर को पराजित कर दिया था। ठीक है। और ये था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था, इसे भी याद रखना है, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। कपास की खेती से संबंधित जो है कौन सा विकल्प जो ये सत्य नहीं है। देखो ये तापमान 45 से 55 आवश्यक है, डिग्री आवश्यक है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखो कपास की खेती जो होती है ना, कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होता है ये जो है 21 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और कपास के लिए काली मिट्टी जो कि सबसे अधिक उपयोगी होती है, और काली मिट्टी में जलधारा की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी। ठीक है। और काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में महाराष्ट्र हो गया, गुजरात में जो है काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है कि नागोजी ओकोंजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है। महिला निदेशक जो है ये बनी है, बताइए। देखो ये विश्व व्यापार संगठन की बनी है, ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन, WTO। चलिए अगला प्रश्न है कि अमोघ वर्ष क्या है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। अमोघ वर्ष जो है ये प्रथम किस वंश का जो है ये शासक था। देखो देखो यह जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था, यह जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघ वर्ष जो है ये 814, ठीक है, 814 से लेकर 78 ईसा पूर्व, ठीक है, 78 ईसा पूर्व राष्ट्रकूट वंश के शांति काल के महानतम शासक था। और ये अमोघ वर्ष जैन धर्म के मानने वाला भी एक था, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला था। और ये अमोघ वर्ष ने स्वयं कविराज मार्ग पुस्तक लिखा है, ठीक है, कविराज मार्ग पुस्तक किसने लिखा, ये अमोघ वर्ष ने ही लिखा है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईसा पूर्व में दंती दुर्ग ने किया है, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो किसने किया है, तो 753 ईसा पूर्व दंती दुर्ग ने किया है, इसे भी याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती वर्ग ने 753 ईसा पूर्व में किया है। चलिए अगला प्रश्न कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज को मतलब जो है पराजित किया था, मतलब हराया था, कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया है। देखो मोहम्मद गौरी ने त्राइन की दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान को हराया है, दूसरा युद्ध में, ठीक है, दूसरा युद्ध कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, त्राइन का दूसरा युद्ध में हराया है। और त्राइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है ये 1191 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित हो गया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने जो है यहाँ पर मोहम्मद गौरी को ही जो पराजित कर दिया था। और दूसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था, दूसरा युद्ध जो है 1192 में, कब, ये जो है 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, दूसरा युद्ध। उसके बाद मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश का मूल राज निकी द्वितीय ने पराजित कर दिया था, गुजरात का रहने वाला था। और भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक ये मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, ये मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। चलिए देखो हिस्ट्री का प्रश्न करने में मजा ही कुछ और होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने 1569 में, ठीक है, अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक जो है कौन था, उस समय जो है वहां का शासक जो है कौन था। देखो ये कल्याणमल, कौन हो जाएगा, कल्याणमल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्याणमल। कल्याणमल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसका आंसर जो है ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है रामचंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामचंद्र हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र, ऑप्शन नंबर सी।
देखो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण कलिंजर का आदेश पर दिया था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र। चलिए देखो हिस्ट्री का प्रश्न हल करने में बहुत मजा आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में जो ये शामिल नहीं है, बताइए तो। ये जो है शामिल नहीं है। देखो यहाँ पर जो है ना ये महान्यायवादी की नियुक्ति ये जो है ना शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में लोकसभा का विघटन नहीं होता है, सॉरी विघटन नहीं होता है। और ये यार यहाँ पर जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विघटन जो है यहाँ पर नहीं होता, लोकसभा का विघटन नहीं होता है। और लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति का विधायक अधिकार जो कि आर्टिकल आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 85 के तहत होता है, आर्टिकल 85 के तहत। और राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। चलिए चलिए तो अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, बताइए तो। ये आर वेंकटरमन क्या हो जाएगा, आर वेंकटरमन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है, अपरिवर्तनीय कर दिया गया है 2026 तक। ये 84वीं क्या कहते हैं, 84वां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 84वां, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न बताइए कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़ खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक ही महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उस शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन जो है किसका है, यह कथन जो है किसका है। देखो यह कथन जो है ये क्या कहते हैं, लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का यह कथन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का। देखो बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न आता है हल करने के लिए, बिहार एसएससी बहुत समझ सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ए प्रोमिड लैंड पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। ए प्रोमिड लैंड पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है, इसका लेखक जो है ये कौन है। बराक ओबामा क्या हो जाएगा, बराक ओबामा। ए प्रोमिड लैंड पुस्तक का लेखक जो है ये बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है, बांग्लादेश का सीमा नहीं छूता है, बताइए तो। देखो ये नागालैंड जो है नहीं छूता है, बल्कि असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी छूता है। ठीक है, त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये त्रिपुरा जो है ना 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा। और बांग्लादेश का निर्माण जो है 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी जो कि लगती है बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे लंबी मतलब जो है ये किसके साथ लगता है, ये बांग्लादेश के साथ ही लगता है, सीमा लंबाई होता है। ठीक है, भारत का अपना। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा, बताइए तो। देखो ये नागर शैली का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागर शैली का। ठीक है, भारतीय वास्तुकला की 3 शैली है। ठीक है, भारतीय वास्तुकला की जो है 3 शैली है। ठीक है, जिसमें से दक्षिण में द्रविड़ शैली,
बीच या मध्य भारत में बेसर शैली और उत्तर में नागर शैली है। ठीक है, सभी को याद रखना है। उत्तर में ये वाला नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली और बीच और मध्य में भारत में बेसर शैली है। ठीक है, तीन वो है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? फारसी में जो है अनुवाद किसने किया था फारसी में? देखो मौलाना शोरी ने किया था। किसने किया था? मौलाना शोरी ने। मौलाना शोरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मौलाना शोरी ने। चलिए अगला प्रश्न की 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? ड्रामा पुरस्कार जो है ये जीता है, ड्रामा पुरस्कार। दी पावर ऑफ दी डॉग, ऑप्शन नंबर डी, ये जीता है। दी पावर ऑफ दी डॉग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो है ये कौन था? इसका संस्थापक जो है ये कौन था? इसका संस्थापक देखो, इसका संस्थापक की यहाँ पर बात कर ले तो इसका संस्थापक जो है क्या हो जाएगा? तो इसका संस्थापक जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सचिनंद्र नाथ सन्याल। सचिनंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और भगत सिंह जो है, भगत सिंह यहाँ पर हम थोड़ा बात कर ले इसके बारे में, भगत सिंह के बारे में। देखो भगत सिंह की जो है 1928 में, कब? 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह में, मतलब जो फिरोज शाह में हिंदुस्तानी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में सोसाइटी सामाजिक मतलब ये जोड़ा गया था। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा ही जोड़ा गया था यहाँ पर। ठीक है, हाँ भगत सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कि देश की प्रथम सबाक बोलती फिल्म आलम आरा की निर्देशक निम्नलिखित में से ये कौन था? ये जो है कौन था बताइए तो। देखो ये आदे सिर ईरानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदे सिर ईरानी, ऑप्शन नंबर ए। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम फिल्म जो ये कौन सा है? भारत में सबसे पहला फिल्म जो है कौन सा चला था? देखो भारत में सबसे पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है ये 1913 ईस्वी में बनाया गया था। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म को। ठीक है, और ये दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, और भारतीय फिल्म जगत का जनक भी है दादा साहेब फाल्के। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर की कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति जो है ये कौन सी है? कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जनजाति, ये बुशमैन क्या हो जाएगा? बुशमैन। ठीक है, बुशमैन जो होता है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जनजाति होती है। और ये कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये कालाहारी मरुस्थल जो होती है ये जो क्या कहते हैं बोत्सवाना देश में अवस्थित है। बोत्सवाना देश में स्थित है। ठीक है, वोत्सवाना देश में स्थित है बुशमैन। चलिए ऐसा ऐसा नामों आता है कि कंफ्यूज करते। चलिए अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? दूरदर्शन का केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है बिहार में, बताइए कब किया गया है? ये बताना है आपको। 1978 में। कब किया गया? 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 में। देखो मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन बनाया गया है। 1978 में मुजफ्फरपुर में रेडियो स्टेशन बनाया गया है। और ये क्या कहते हैं मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार। चलिए
अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? बताइए किसने किया था? देखो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था। और गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान के खराब स्थिति में अवगत करवाया और नील नील कृषक ठीक है किया था। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 9 जनवरी को ठीक है 9 जनवरी 1975 को 9 जनवरी 1975 को भारत अंतिम अंतिम मतलब जो है रहने वाला था वहां के जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है 1900 में। चलिए अगला प्रश्न कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जो किसने जो है ध्वस्त किया था? बताइए तो किसने किया था? देखो ये बख्तियारजी खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये बख्तियारजी खिलजी ने किया था। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियारजी खिलजी ने है। और बख्तियारजी खिलजी ने जब सेन वंश की राजधानी नदिया आक्रमण किया उस समय सेन वंश का संस्थापक जो लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक है लक्ष्मण सेन। और यहाँ पर एक बात और हम बता देना चाहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये गुप्त शासक कौन किया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक जो है ये कौन है? कुमार गुप्त ने बनाया था। ठीक है कुमार गुप्त ने। इसको भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 की मेजबानी करेगा? COP 27 की मेजबानी करेगा? बताइए तो कौन सा देश करने वाला है? देखो ये मील मील हो जाएगा। क्या जगह मील कौन सा करेगा? ये मील करने वाला है। ऑप्शन नंबर डी मील। चलिए अगला बताइए कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? बताइए बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने कर लिया? देखो ये बाबर आजम ने कर लिया है। हाँ बाबर आजम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर आजम ने किया है। ठीक है बाबर आजम ने। चलिए अगला प्रश्न है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका जो है मुख्य कारण क्या है? देखो ये अनुनाद के कारण क्या होता है कि अनुनाद के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनती है अनुनाद के कारण। अनुनाद जो होती है ना ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर करती है? ये जो है ना आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित पुनर्निर्मित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग अनुनाद कहते हैं। ठीक है अनुनाद। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। मनुष्य को सबसे अधिक किस चीज की जरूरत होती है इन सभी में से? मनुष्य को देखो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है प्रोटीन की। अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? मानव शरीर में अमीनो अम्ल जो होता है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। और मानव शरीर का लगभग जो है 15% भाग ठीक है 15% ये भाग जो है प्रोटीन से ही निर्मित होता है। 15% भाग। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसे भी याद रखना है। सभी प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन जो है ये पाया जाता है। सही बात है। ठीक है प्रोटीन। और प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में जो होता है 20 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल जो है ये पाया जाता है प्रोटीन में। 20 प्रकार का समझ सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी
ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ये जो है ना अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा रोग? अस्कर्वी रोग, ठीक है। और विटामिन बी 1 के कारण जो होता है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी 1 के कारण। और ये थायमिन जो होता है, थायमिन ये विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। थायमिन ये विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी, थायमिन की कमी के कारण, ठीक है। और ये राइबो क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन जो होता है ये विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन बी 2 की कमी से जैसे त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि रोग जो ये फ्लोविन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया है? ये फंक ने किया है, इसे भी याद रखना है, फंक ने। चलिए अगला प्रश्न कि जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में जो है किस धातु का जो है प्रयोग होता है जस्तीकरण में? देखो जस्तीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिंक का, जस्तीकरण में जिंक धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। जस्तीकरण द्वारा धातु को संरक्षित भी किया जाता है। और जो लोहा में जंग लगना ये रासायनिक या ऑक्सीकरण या रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए हाँ, जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। जिप्सम का प्रयोग किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में। किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का, सीमेंट उद्योग में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में शरीर के अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य में शरीर में अधिकांश भोजन जो होता है ये कहाँ पर जाकर के जो है पचता है? देखो ये छोटी आंत में जाकर के जो है पचता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। चलिए तो ये छोटी आंत होता है 3 प्रकार की, इसे भी याद रखना। ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होता है छोटी आंत, ठीक है, 3 प्रकार के। चलिए बहुत लंबा है, कितना बताएंगे उसको। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। देखो ये गाजर में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए जो है पाया जाता है। गाजर में केरोटीन पाया जाता है, गाजर में जो है ना केरोटीन पाया जाता है। और चावल, चावल में जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और दाल में जो होता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक है, दाल में जो है प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं में भी जो है कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। गेहूं चावल ये दोनों में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दाल में प्रोटीन और गाजर में केरोटीन, ठीक है, सभी को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया है? इसका प्रतिपादन देखो फजन तथा सोडी ने किया है। किसने किया? फजन तथा सोडी ने किया है, फजन तथा सोडी ने, फजन तथा सोडी ने। चलिए उसके बाद है कि ऊर्जा का मात्रक जो ये क्या है? ऊर्जा का मात्रक जो है क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक बताइए तो, बहुत हलवा प्रश्न। देखो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। चलिए रक्त संचरण संबंधी खोज जो है किसने किया है? रक्त संचरण संबंधी खोज जो है किसने किया है? देखो ये विलियम हॉर्वे ने किया है। किसने किया है? विलियम हॉर्वे ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हॉर्वे ने। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन है? स्टीम इंजन का आविष्कारक जो है ये कौन है? स्टीम इंजन का आविष्कारक, देखो स्टीम इंजन का आविष्कारक जो है जेम्स वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स वाट। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? हमारे भोजन का, देखो ये स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जैसे कि ऑक्सीजन द्वारा
जैसे कि ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, और शरीर में भोजन का संचय किसी तरह मतलब करना, और विटामिन सी का निर्माण करना, ये सभी जो है ये स्टोरेज का ही काम होता है, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बताइए। देखो ओ ग्रुप का, ठीक है, ओ ग्रुप का जो भी होता है, ठीक है, ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए ओ ग्रुप, ठीक है, ओ ग्रुप, ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए ओ ग्रुप। देखो ओ ग्रुप रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ए बी जो होता है, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही, इसको जो है सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही। और इसको सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता, ठीक नहीं, ये सभी को दे सकता है, ये सभी को रक्त जो है नहीं दे सकता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर होता है। और रक्त समूह जो होता है ये चार प्रकार के होता है, जैसे में एक हो गया ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, एक ओ हो गया। ठीक है, ये जो है सभी को दे सकता है, ये सभी को नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ये जो है क्या कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बदलने की प्रक्रिया जो है क्या होती है। देखो उसको हम लोग जो है एसिमिलेशन कहा जाता है, एसिमिलेशन, ठीक है, उसको एसिमिलेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसिमिलेशन। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, अल्टीमीटर से जो हम लोग क्या मापते हैं। देखो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है, भूतल से ऊंचाई को किसके द्वारा मापा जाता है, अल्टीमीटर से ही मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के समय इलेक्ट्रॉनिक है, समय इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये बताना सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो ये एन प्लस का आयन क्या हो जाएगा, एन प्लस का आयन जो होता है ये सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्योंकि इसमें सी एन प्लस का आयन, ठीक है, एन प्लस का आयन जो है 6 इलेक्ट्रॉन देता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन जो ये आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब जो है ये बनाता है। देखो एक तो अवतल लेंस हो जाएगा, एक उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो अवतल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाकर देती है और इस कारण से इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और ये अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष दूर करने में जो इसका प्रयोग किया जाता है, और गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप में भी किया जाता है। और ये उत्तल लेंस का दूर दृष्टि में दूर करने में और खगोलीय दूरबीन में किया जाता है, और कैमरा में जो होता है, कैमरा में जो है उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है कैमरा में। अब हमारे आंख में भी जो है इसमें मतलब जो मानव के आंख में जो कौन सा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस ही होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्या है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर जो है क्या प्राप्त होता है, उसको यदि हम गर्म करेंगे तो उसको देखो अमोनिया प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने से अमोनिया गैस जो कि प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और आपको आंसर बताना है। देखो यदि हम बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन की तो प्रकाश की अपेक्षा उसमें विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। उसके बाद क्या है कि उसमें विकिरण कम तापमान पर, यानी कि जबकि प्रकाश अधिक तापमान पर निकलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। उसके बाद क्या है, उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंग दैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है। तो देखो यहाँ पर 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा कि उसमें विकिरण कम तापमान पर जबकि प्रकाश अधिक तापमान पर निकलता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा कि उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों क्या होता है, ये अदृश्य होती है, ये बिल्कुल सही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट जो है हमारा यहीं पर जो है समाप्त होता है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, क्या अगला प्रैक्टिस सेट फिर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।